नमस्कार दोस्तों, मैं हूं लोकेंद्र और क्राइम तक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पहले तो मैं कल जो स्टोरी आपको सुनाई थी, कल यानी सोमवार को, वो रिपीटेड स्टोरी थी। बहुत सारे व्यूअर्स थे, उन्होंने कमेंट किया कि ये रिपीट की गई है। और इत्तेफाक से वाकई में मैंने जब देखा कि वो स्टोरी रिपीट की गई थी, और वो जो हमारे सहयोगी हैं सुप्रतिम बनर्जी, उन्होंने भी वो स्टोरी सुनाई थी, तो शायद थोड़ा बहुत मिसकम्युनिकेशन हो गया मेरा और सुप्रतिम भाई का। इस वजह से वो स्टोरी दोबारा रिपीट हो गई। तो उसके लिए सबसे पहले आप सभी को मैं सॉरी बोलूँगा। और हमारी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कोई भी स्टोरी जो है वो रिपीट ना हो, और जो भी नई स्टोरी हो। हालांकि इस समय जो हालात चल रहे हैं कोविड की वजह से, उसकी वजह से एक तरह से कहा जाना चाहिए कि अच्छी बात है कि कोई क्राइम नहीं हो रहा। दूसरी बात है कि क्योंकि हमें हर रोज़ आपके सामने एक नई क्राइम की वारदात को लेके आना पड़ता है, तो हमें अब पुरानी जो कई सारी ऐसी वारदात थी जो छूट गई थी, उनको हम लोग आपके सामने पेश करते हैं। तो आज की जो वारदात है वो दिल्ली की है, और एक एनआरआई महिला की मर्डर मिस्ट्री और गुमशुदगी का ये मामला है। और इस पूरे मामले की जो शुरुआत होती है वो होती है 2 नवंबर 2011। साउथ वेस्ट दिल्ली में एक इलाका है पुल प्रहलादपुर, वहाँ के थाने की वहाँ पे पुलिस स्टेशन भी है। तो उस पुलिस स्टेशन में 2 नवंबर 2011 को एक आदमी पहुँचता है। वो अपना नाम बताता है कि उसका नाम सुमित हांडा है, और जो सुमित हांडा है वो वेस्ट दिल्ली की एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में काम करता है। थाने पहुंचकर वो ये बताता है कि मेरी जो पत्नी है वो एनआरआई है, यानी कि वो जो साउथ अफ्रीकन पासपोर्ट होल्डर है, और वो अचानक 1 तारीख की रात से वो गायब हो गई है। पुलिस पूछती है कि आपको किसी पे शक है, क्या बात है। जो भी तफ्तीश शुरुआत में पुलिस वाले करते हैं कि आखिरी बार क्या हुआ था, ये सब कुछ हुआ था। तो वो बताता है कि मैं 1 तारीख की रात को अपने घर पे आया, मैंने खाना खाया और मैं खाना खा के सो गया। और फिर मैं जब सुबह उठा तो सारा जो जेवरात थे घर के वो गायब थे, और मेरी पत्नी जो थी वो भी गायब थी। और उसने ये भी बताया कि मुझे ये शक है कि मेरी पत्नी ने मेरे खाने में कुछ नशीली चीज़ मिला दी, जिसकी वजह से मेरी जो नींद थी वो नहीं खुल पाई और वो किसी के साथ फ़रार हो गई। उसने बोला कि उसका किसी के साथ अफेयर था, और मुझे ये शक है कि वो किसी के साथ फ़रार हो गई। अब पुलिस ने पूछा कि अफेयर था तो किसके साथ था, तो इस पर उसने बोला कि ये मुझे नहीं मालूम कि किसके साथ अफेयर था, लेकिन उसकी जो गतिविधियां थी उनसे मुझे लगता था कि उसका किसी के साथ अफेयर चल रहा है। पुलिस मामला दर्ज कर लेती है और भी उससे पूछताछ करती है। वो बताता है कि मैं अभी 2010 में ही साउथ अफ्रीका, डरबन में रहता था वो साउथ अफ्रीका में, वहाँ से वो वापस इंडिया लौट के आया। और हिस्ट्री, अपनी पास हिस्ट्री के बारे में वो बताता है कि मैं 2004 में डरबन गया था, और जो मेरी पत्नी है जिसका नाम निरंजनी है, उसके फादर की टूर एंड ट्रैवल की कंपनी थी डरबन में। मैं उसी कंपनी में काम करता था। 2005 में मैंने वो कंपनी ज्वाइन की। 2 साल तक काम करता रहा मैं, और उसी दौरान उसकी जो मुलाकात थी वो निरंजनी से हुई, और दोनों में जो प्यार था वो हो गया। और फिर आखिरकार 2 साल की कोर्टशिप के बाद दोनों ने शादी भी कर ली। शादी के बाद 2007 से लेकर 2010 तक निरंजनी और सुमित हांडा ये साउथ अफ्रीका में ही रहे, डरबन में। और इसके बाद 2010 में 2000 बिल्कुल हाँ, 2007 से लेकर 2009 तक ये डरबन में रहे, और 2010 में ये इंडिया शिफ्ट हो गए। और इसी बीच इनका एक बेटा भी हुआ जिसकी उम्र करीबन 1.5 साल थी। तो वहाँ से जब डरबन से ये शिफ्ट हुआ सुमित, तो पहले ये मूलतः आगरा उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, तो कुछ वक्त ये वहीं पर रहा, और इस दौरान ये दिल्ली में नौकरी ढूंढता रहा। जब इसे वेस्ट दिल्ली की एक टूर एंड ट्रैवल कंपनी में नौकरी मिल गई, तो ये अपनी पत्नी निरंजनी, अपना जो 1.5 साल का बेटा वो, और साथ में ही अपनी एक बहन जो देखभाल करने के लिए
इसके साथ आ गई थी, क्योंकि बच्चा छोटा था तो परिवार को लगा कि शायद घर का एक सदस्य और जाना चाहिए ताकि बच्चे की अच्छी तरीके से देखभाल हो सके। तो इस तरीके से उस घर में कुल मिला के 4 लोग मौजूद थे। इसमें पुलिस ने पूछा कि जब तुम्हारी पत्नी गायब हुई या चली गई तो उस वक्त तुम्हारी बहन और तुम्हारा बच्चा कहाँ था? तो उसने बताया कि मैंने करीबन 1 हफ्ते पहले ही अपने बच्चे को और अपनी बहन को आगरा भेज दिया था और तब से मैं और मेरी पत्नी अकेले ही यहाँ पे रहते थे। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर ली। क्योंकि मामला एनआरआई महिला की गुमशुदगी का था तो पुलिस को लगा कि इस मामले को जो थाने की पुलिस है वो उतना ध्यान नहीं दे पाएगी, तो मामले को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफ़र कर दिया गया। अब क्राइम ब्रांच ने नए सिरे से अपनी तफ्तीश शुरू करी और जो सुमित हांडा था उसको तफ्तीश के लिए बुलाया और उससे पूछा कि आप बताइए कि क्या हुआ था। उसने बताया कि मेरी पत्नी जो थी उसका अफेयर चल रहा था और वो एक दिन अचानक 2 तारीख जब मैं सुबह उठा तो मालूम चला कि वो गायब है। मैंने थाने में जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसने ये भी बताया कि जब से मेरी पत्नी गायब हुई है, क्योंकि क्राइम ब्रांच को जो इन्वेस्टिगेशन दी गई थी उसमें 2-3 दिन का वक्त लग जाता है, तो उसने बताया कि मैंने जब मेरी पत्नी गायब हुई तो मैंने उसको तमाम ईमेल भी किए, एक दिन में कई ईमेल किए कि तुम वापस आ जाओ, तुम कहाँ पर हो, अपने परिवार के बारे में सोचो, बच्चे के बारे में सोचो। इस तरीके के जो ईमेल्स थे उसकी लंबी चौड़ी ट्रेल सुमित ने क्राइम ब्रांच की टीम को दिखाई कि मैं देखो लगातार ईमेल कर रहा हूँ अपनी पत्नी को, लेकिन मेरी पत्नी जो है कोई जवाब नहीं दे रही। अब पुलिस ने जो निरंजनी, जो महिला एनआरआई महिला जो सुमित हांडा की पत्नी, वो उसका सीडीआर निकाला, उसकी लास्ट लोकेशन देखी। अब उसकी लास्ट लोकेशन जब देखी गई, एक तो उसका मोबाइल जो था वो स्विच ऑफ आ रहा था और उसकी जो लास्ट लोकेशन आ रही थी वो उसी टावर के आसपास की आ रही थी जहाँ पे सुमित हांडा का घर था। तो पुलिस को लगा कि शायद उसने वहीं पे मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया हो घर से निकलते वक्त, ताकि कोई ट्रेल ना मिल सके उसके जाने की, वो कहाँ जा रही है, पुलिस टावर लोकेशन से पता ना कर पाए। तो पुलिस को एक बात ये भी लगी। दूसरी तरफ पुलिस ने जो सुमित हांडा था उसकी भी जो सीडीआर थी वो उसने निकाली, तो उसमें भी पुलिस को ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आया। लेकिन हाँ, एक बात जो थी वो पुलिस को लगा कि थोड़ी अजीब लगी, लेकिन उन्होंने उसको दरकिनार कर दिया। वो क्या बात अजीब थी वो भी मैं आपको बताऊंगा। साथ में ही पुलिस ने 1-2 सीडीआर निकाली, सुमित हांडा का जो फ़ोन था उसको सर्वेलेंस पे लगाया। इसके साथ ही उसका जो आईपी एड्रेस थे, जो घर का आईपी, अगर वो घर में कंप्यूटर का इस्तेमाल कर रहा है या लैपटॉप का इस्तेमाल कर रहा है वो आईपी, और जो उसके ऑफिस का आईपी था, आईपी एड्रेस, उन दोनों को पुलिस ने लिया और लगातार पुलिस जो थी वो सुमित हांडा क्या ब्राउज कर रहा है, उसकी ब्राउजिंग हिस्ट्री क्या है, उस पर लगातार वो निशान क्या बोलते हैं नज़र रखे हुई थी। एक बात जो पुलिस को पता चली कि 29 और 30 नवंबर की दरमियानी की रात जो सुमित हांडा के फ़ोन की लोकेशन है वो सोनीपत, हरियाणा के सोनीपत के पास की है। अब पुलिस को ये लगा कि क्यों इतनी रात को ये सोनीपत क्यों गया था, क्या था क्या नहीं था। तो पुलिस ने सुमित हांडा से पूछा कि आपकी जो लोकेशन आ रही है, जनरल पूछा, लोकेशन भी नहीं पूछा उसने, जनरल पूछा कि क्या आप 29 और 30 अक्टूबर की रात को सोनीपत के इलाके में गए थे। इस पे सुमित हांडा ने बोला कि नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं गया था, और आपको कैसे लग रहा है कि मैं गया था। तो पुलिस ने भी ऐसे ही जो बात थी वो आईजाई कर दी, ताकि उसको पुलिस को लगा कि इसको शक ना हो कि हम लोग इसको इस तरीके से इसका अभी सर्विलांस पे रखा हुआ मोबाइल फ़ोन, और इसके अलावा जो उसका जो आईपी एड्रेसेस हैं वो भी पुलिस लगातार उन पे नज़र रखे हुई है। अब पुलिस लगातार जो आईपी एड्रेस में देखती थी, लेकिन ज़्यादातर ये होता था कि ये जो सुमित हांडा है
ये जो भी दिन भर में ब्राउज़ करता था या तुरंत भी अगर ब्राउज़ करता था तो उसको डिलीट कर देता था। तो पुलिस को ये बात भी बड़ी अजीब लग रही थी कि कोई शख्स बार बार अपनी जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है उसको क्यों डिलीट करेगा। और ये शक भी पैदा कर रही थी कि हो ना हो इसकी जो पत्नी निरंजनी है इसकी गुमशुदगी से इसका ज़रूर कुछ लेना देना है, वरना इस तरीके से कोई भी बिहेव नहीं करता जिस तरीके से ये जो सुमित हांडा है वो बिहेव कर रहा है। अब पुलिस ने ब्राउजिंग हिस्ट्री तो लगातार चेक कर ही रही थी, तो एक दिन पुलिस ने जब इसका ब्राउजिंग हिस्ट्री खोल के देखी तो इसमें आया, जिसको ये शायद डिलीट करना भूल गया था, जिसमें ये आया कि इसने गूगल में सर्च किया कि सोनीपत इलाके में ऐसी लावारिस लाशें जो जली हुई हों, ऐसी कोई लावारिस लाश मिली है या नहीं मिली। ये इसने कई बार सर्च किया और कई सारे लिंक्स जो थे वो पुलिस को मिले। अब पुलिस के पास दो सुराग थे सोनीपत को लेके। पहला तो ये कि 29 और 30 अक्टूबर की रात को सुमित हांडा के मोबाइल की लोकेशन सोनीपत की थी। दूसरा ये सोनीपत इलाके में जली हुई लाशों के बारे में सर्च क्यों कर रहा था। तो ये दो पुलिस के सामने क्लूज थे जिनको पुलिस ने इस्तेमाल किया और सुमित हांडा को इंटरोगेशन के लिए, पूछताछ के लिए बुलाया। जैसे कि होता है हमेशा कि शुरुआत में ही जब पूछताछ की जाती है किसी अपराधी से तो हमेशा मना करता है कि मेरा इस पूरे मामले में कोई रोल नहीं है, लेकिन जब एविडेंसेस के साथ कन्फ्रंट किया जाता है तो जाहिर सी बात है उसके पास कोई जवाब नहीं होता। सुमित हांडा के साथ भी यही हुआ कि उसको जब कन्फ्रंट किया गया एविडेंसेस के साथ, मोबाइल की लोकेशन और जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है सर्च वाली, वो गूगल सर्च की ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो दोनों चीज़ें उसके सामने रखी गई और उससे पूछा गया कि आप बताइए आपके पास इसका क्या जवाब है। एक तो आपने पहले जब हम लोगों ने पूछा था कि आप गए थे या नहीं गए थे, आपने बिल्कुल साफ मना कर दिया था कि हम नहीं गए, मैं नहीं गया था। दूसरी बात कि आपका क्या मतलब है, आप ऐसी लावारिस लाशों के बारे में गूगल सर्च क्यों कर रहे हैं जो पर्टिकुलर सोनीपत इलाके में पाई गई हो। और पुलिस ने जब क्रॉस चेक किया ब्राउजिंग हिस्ट्री, जब सुमित हांडा की पुलिस ने मालूम चल गया उसके बारे में, तो पुलिस ने जो सोनीपत पुलिस जो अपना काउंटर पार्ट थी उससे भी पूछा कि क्या आपको कोई लाश मिली है 30 अक्टूबर या 1 तारीख के आसपास सोनीपत में। तो सोनीपत पुलिस ने बोला कि हाँ, हमें राई इलाका, ये सोनीपत से जस्ट पहले पड़ता है। और राई की मैं आपको खासियत भी बता देता हूँ कि राई में स्पोर्ट्स एकेडमी है और बहुत बड़ी स्पोर्ट्स एकेडमी है, और जो टॉप लेवल के जो प्लेयर्स हैं वो किसी भी फील्ड के हों वो वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेते हैं, चाहे बॉक्सिंग के हों या फिर कुश्ती के हों या किसी के भी हों, वो लोग वहाँ पे अपनी ट्रेनिंग लेते हैं। तो पुलिस ने बताया कि राई इलाके में हमें एक महिला की लाश मिली थी और लाश बहुत बुरी तरीके से जल चुकी थी और इतनी ज़्यादा जल चुकी थी कि उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल था। तो दिल्ली पुलिस ने भी यही बताया कि आपने जिस तरीके से आप सर्च कर रहे थे लाश के बारे में, सोनीपत इलाके में भी एक लाश मिली, एक महिला की लाश मिली है। आपकी पत्नी जो है निरंजनी वो गायब है और आप कहते हो कि उसका किसी से अफेयर था और आपने कई बातें हमसे छुपाई। जैसे दिल्ली पुलिस ने जब निरंजनी गायब हुई और सुमित हांडा ने उस तरीके के बताया कि उसका अफेयर था, वो चली गई है, ये नहीं मालूम किसके साथ अफेयर था। तो पुलिस की टीम ने जो साउथ अफ्रीका डरबन में निरंजनी के परिवार है, उसके माता पिता हैं, उनसे पूछताछ, उनको फ़ोन किया और उनसे पूछताछ करी कि आपकी बेटी जो है वो अचानक गायब हो गई है, आपके दामाद जो है उसका ये कहना है कि वो किसी के साथ भाग गई है, आप बताइए कि किसी के साथ अफेयर चल रहा था उसका या नहीं चल रहा था। तो परिवार ने बताया कि 2005 से 2007 तक दोनों का कोर्टशिप पीरियड था। 2007 में शादी हुई, 2-3 साल बहुत अच्छा चला, लेकिन जो सुमित हांडा है उसका एक रूममेट जो डरबन में ही उसके साथ रहा करता था, उसकी और निरंजनी की नज़दीकियाँ थी जिसको लेके दोनों के बीच लड़ाइयाँ हुआ करती थी। और साउथ अफ्रीका से इंडिया शिफ्ट करने की भी वजह यही थी कि जो सुमित हांडा था वो नहीं चाहता था कि निरंजनी और वो लोग, वो जो उसका रूममेट है, वो आसपास रहें और उन दोनों के बीच में मुलाकातें हुए या कोई भी बात हो। तो इसी को लेके सुमित हांडा ने वहाँ पे अपना जो ससुर की जो कंपनी थी उसमें रिज़ाइन किया और रिज़ाइन करने के बाद वो इंडिया आ गया।
और इंडिया आके उसने नौकरी सर्च करी और प्रोफाइल उसका अच्छा था, विदेश में काम किया हुआ था, तो नौकरी मिलने में भी परेशानी नहीं हुई, जल्दी उसको नौकरी भी मिल गई। ये बात भी सुमित हांडा ने पुलिस से छिपाई थी, क्योंकि वो पुलिस को जब पूछताछ कर रही थी और पुलिस पूछ रही थी कि भैया बताओ कि कौन हो सकता है, तब वो बोलता था कि नहीं मुझे नहीं मालूम कौन हो सकता है। अब जब उसको ये तीसरा जो एविडेंस था उसके साथ कन्फ्रंट किया गया कि आपने क्यों हमसे झूठ बोला, तो उसने बोला कि मैं उसके बारे में बताना नहीं चाहता था, इस वजह से मैंने आपसे झूठ बोला। चौथा एविडेंस पुलिस के पास और था, वो ये था कि जिस आदमी से जो डरबन में रहता था, जिससे निरंजनी की नज़दीकियाँ थीं, उसका नंबर भी पुलिस ने हासिल किया और उसको भी उसने फ़ोन किया। फ़ोन पे पुलिस से जब बात हुई तो उसने बताया कि मेरी आखिरी बार 29 अक्टूबर को करीबन 8-9 बजे चैट हुई थी निरंजनी से, वीडियो चैट हुई थी, और उसके बाद वो वीडियो चैट ख़त्म होने के बाद मैंने भी उसका फ़ोन लगाने की कोशिश करी या फिर उसको ऑनलाइन आने लाने की कोशिश करी, लेकिन वो ना मुझे ऑनलाइन मिली ना फ़ोन पे, वो उसका फ़ोन जो था वो भी बंद आ रहा था। अब ये चौथा एविडेंस। तो लगातार 4 एविडेंस पुलिस के सामने थे। पहला मोबाइल की लोकेशन, दूसरा जो ब्राउजिंग हिस्ट्री है वो, तीसरा जो निरंजनी के माता पिता हैं उनका बयान, और चौथा जो निरंजनी का जिससे अफेयर चल रहा था उसका बयान। तो ये जो 4 एविडेंस जब सुमित हांडा के सामने रखे गए तो बिल्कुल टूट गया और उसने कबूल किया कि मैंने ही अपनी जो NRI वाइफ है उसका कत्ल किया है। अब पुलिस ने पूछा कि आप बताइए कि सीक्वेंस ऑफ इवेंट क्या था, तो उसने बताया कि इस तरीके से अफेयर चल रहा था और मैं अफेयर की वजह से परेशान होकर साउथ अफ्रीका से इंडिया आ गया था, और इसके बाद भी यहाँ पर आने के बाद भी जो निरंजनी थी वो अक्सर वो जो डरबन में उसका जो प्रेमी था उससे उसकी बातें हुआ करती थी, वो चैट किया करती थी। मैं उसे हमेशा मना करता था कि अब छोड़ो, अब हम लोग इंडिया आ गए हैं, ये सारे जो अफेयर थे उसको हटा दो, और बहुत उस सुमित का कहना था कि मैं उसको बहुत समझाता था, लेकिन उसका ये भी कहना था कि वो मानती नहीं थी। मैं उसको बहुत प्रेशराइज करता था लेकिन वो मानती नहीं थी। उल्टा वो ये कहती थी कि अगर तुम मेरे ऊपर ज़्यादा प्रेशर डालोगे, मुझे ज़्यादा हरेस करोगे, तो मैं तुम्हारे खिलाफ़ पुलिस की कंप्लेंट करूँगी और मैं डिवोर्स के लिए भी फ़ाइल कर दूँगी, और साथ ही अगर मैं डिवोर्स के लिए फ़ाइल करूँगी तो आधी तनख्वाह जो भी तुम कमाते हो उसका आधा मैं अपने लिए भी कोर्ट से मांग करूँगी। तो ये बहुत सारी चीज़ें थी जो सुमित हांडा के दिमाग में बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट कर रही थी, बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन क्रिएट कर रही थी। तो सुमित हांडा को लगा कि देखते हैं, शायद थोड़े दिन अकेले रह के हम लोग शायद बात करके चीज़ें सही हो जाएं। तो इसी वजह से सुमित हांडा ने जो 29 अक्टूबर की रात है उसके एक हफ्ते पहले अपनी बहन और अपना जो बेटा था 1.5 साल का, क्योंकि दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई हुआ करती थी, बेटा भले ही छोटा था लेकिन बहन थी, तो वो चाहता नहीं था कि जो घर की बातें हैं, जो एक तरीके से बहुत प्राइवेसी जो मेंटेन करी हुई है पति पत्नी के बीच में, वो चीज़ें बाहर निकलें या किसी को पता चले, और फिर बच्चे पे भी जो अगर घर में माहौल गर्म होता है तो बच्चे पे भी बुरा असर पड़ता है। तो इसकी वजह से सुमित हांडा ने जो अपनी बहन और अपना जो बेटा था उसको भेज दिया। 29 अक्टूबर को सुमित हांडा अपनी नौकरी करके और अपने घर पे जो पुल प्रहलादपुर इलाके में जहाँ पे उसने रेंटेड अकोमोडेशन ले रखी थी वहाँ पहुँचा, और जब ये घर पे पहुँचा तो इसने देखा कि ये जो निरंजनी है वो वहीं पे डरबन में जो उसका रूममेट जो था सुमित हांडा का, और तथाकथित तौर पे जो निरंजनी का जिससे अफेयर चल रहा था उससे वो चैट कर रही थी, वीडियो चैट। तो जब सुमित पहुंचा तो उसने एकदम जो चैट थी वो बंद कर दी, और इस बात को लेके फिर से दोनों पति पत्नी के बीच में लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ। बात लड़ाई झगड़े से शुरू हुई, फिर हाथापाई पे पहुंची, और हाथापाई के दौरान ही सुमित ने जो एक किचन नाइफ था उससे निरंजनी पर कई सारे वार किए, और जो वार थे वो काफ़ी इम्पैक्टफुल थे, जिसकी वजह से निरंजनी बेसुध हो गई। उसके बाद उसने जो लैपटॉप था, जिस लैपटॉप पे निरंजनी चैट कर रही थी, उसी लैपटॉप की जो चार्जिंग कॉर्ड है वो ली, और उसी कॉर्ड से उसका निरंजनी का गला
घूंट दिया। काफ़ी सारे स्टैबिंग वुंड्स थे जिसकी वजह से जो कमरा था, जो कमरे के फर्श था, उस पर काफ़ी सारे खून के निशान थे। खुद सुमित जो था उसके शरीर पे, उसके कपड़ों पे काफ़ी निशान पड़ गए थे खून के। तो उसने सबसे पहले जो निरंजनी की बॉडी थी, क्योंकि उसने जब उसको मर्डर कर दिया उसके बाद वो बॉडी को लेके बाथरूम में गया और निरंजनी के शरीर पे जितने भी कपड़े थे उसने उसको उतारा, अपने जो कपड़े थे वो भी उतारे और उनको एक बैग में पैक कर दिया। जो चाकू था वो भी उन्होंने उसी बैग में पैक कर दिया और निरंजनी की बॉडी को अच्छी तरीके से साफ़ किया उसने, ताकि जो ब्लड है वो ज़्यादा ना निकले। और जब उसको यकीन हो गया कि अब ज़्यादा ब्लड जो है बॉडी के अंदर नहीं रह गया, तो उसके बाद सुमित ने एक बहुत बड़ा सूटकेस जो था वो लिया और उसमें निरंजनी की जो बॉडी थी उसको पैक किया। उसको पैक करने के बाद उसने अपने एक दोस्त को कॉल किया और उसने बताया कि मुझे बहुत ही अर्जेंटली सोनीपत जाना है और मेरे किसी रिश्तेदार का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया है, तो क्योंकि रात का वक्त है तो इस समय मुझे टैक्सी वगैरह तो मिलेगी नहीं। और 2011 की बात है मेरे ख्याल से, तब ओला उबर और ये सारी कुछ चीज़ें चलती नहीं थी। तो उसने रिक्वेस्ट करी काफ़ी अपने दोस्त से, तो उसका जो एक दोस्त था वो छोड़ने के लिए तैयार हो गया कि मैं तुम्हें ड्रॉप कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो सुमित जो उसका दोस्त था उसकी मारुति 800 थी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, उसमें बैठकर वो सोनीपत पे गया। लेकिन उसने सोनीपत के आउटस्कर्ट यानी जो राई वाला इलाका है वो बिल्कुल लगा हुआ है सोनीपत से, वहीं पे उसने अपने वहीं पे सेक्टर्स शुरू हो जाते हैं, जो हुडा के जो सेक्टर्स हैं उसके सेक्टर्स शुरू हो जाते हैं। तो वहीं पे उसने बोला कि यहीं पे आप मेरे को उतार दो, मेरा एक रिलेटिव है वो मुझे लेने आ जाएगा और तुम वापस दिल्ली चले जाओ। जो उसका दोस्त था सुमित का, उसने उसको वहीं पे ड्रॉप किया और वापस गाड़ी दिल्ली की तरफ मोड़ दी। इसके बाद अब सुमित जो बैग था, एक बैग ट्रॉली बैग था जिसमें निरंजनी की लाश थी और दूसरा एक हैंड बैग था जिसमें कपड़े थे खून से सने हुए, उनको लेके वो जो हाईवे है, नेशनल हाईवे, उससे करीबन 2 किलोमीटर अंदर वो गया। और ये जो इलाका था इसमें काफ़ी ग्रोथ थी, पेड़ वेड़ बहुत ज़्यादा थे और जंगली इलाका था, काफ़ी सारा वेजिटेशन था बहुत ज़्यादा, यानी कि इस तरीके का कि अगर कोई इंसान उसके अंदर घुस जाए तो उसको नोटिस कर पाना बहुत मुश्किल है। तो ये उसकी लाश को लेके और बैग को लेके पहले उस जंगल में पहुंचा। इसने लाश वाला बैग और जो दूसरा बैग था उसने वहीं पे रखा और उसके बाद ये दोबारा एक बार फिर नेशनल हाईवे पे आया और उसके बाद इसने एक पेट्रोल पंप जो था वहाँ पे गया, वहाँ से इसने पेट्रोल ख़रीदी और पेट्रोल ख़रीदने के बाद ये दोबारा उसी लाश के पास आया और इसने जो निरंजनी की लाश थी उस पर वो कपड़े, खून से सने जो कपड़े थे जो उसके भी थे और निरंजनी के भी थे, वो डाले और पेट्रोल छिड़की और उसके बाद जो बॉडी थी उसको आग के हवाले कर दिया। 2 घंटे तक लगातार ये बॉडी को जलाता रहा कपड़ों की मदद से, या फिर जो जंगल था उसमें लकड़ियाँ मिल गई थी वो लकड़ियाँ डाली और भी चीज़ें थी वो भी डाली। तो 2 घंटे तक ये बॉडी जलाता रहा और जब इसको इत्मीनान हो गया कि अब ये जो बॉडी है वो आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी, तब इसने जो भी बॉडी अच्छी तरीके से जल चुकी थी उसको इसने लिया, उसके जो राख थी उसको लिया, एक पॉलीथिन में अपने पास रखा और वापस ये दिल्ली आ गया। दिल्ली लौटने के बाद ये सबसे पहले इसने पूरा घर जो था, एक 30 तारीख को ये दिल्ली वापस आ गया था, 30 को इसने पूरा घर साफ़ किया। जो बाथरूम की टाइल्स थी वो सारी टाइल्स चेंज करवाई ताकि ब्लड का कोई ट्रेस ना रह पाए। तो अच्छी तरीके से पूरा घर जो है उसको साफ़ किया, पूरा जो क्राइम सीन था उसका मेकअप किया और मेकअप करने के बाद फिर इसने 2 नवंबर को पुलिस को अप्रोच किया और कहानी बताई इस तरीके से कि मेरी बीवी किसी के साथ भाग गई है। लेकिन देखिए, आप सुमित हांडा ने इस पूरे क्राइम को करने के लिए काफ़ी शातिर तरीके से प्लानिंग करी थी, लेकिन 4 एविडेंस, जिसमें सबसे मेन एविडेंस गूगल सर्च, जिसमें वो ये सर्च कर रहा था कि अनआइडेंटिफाइड डेड बॉडीज़ इन सोनीपत, उससे
सुबह थांडा का जो भी एक पूरी तरीके से जो उसने नकाब ओढ़ रखा था और अपनी बीवी को ही आरोपी या इल्ज़ाम ठहरा रहा था उसके ऊपर कि उसकी वजह वो खुद गई है, मैंने किसी को नहीं भेजा और वो खुद ही चली गई है। तो ये पुलिस ने बड़ा, जो क्राइम ब्रांच की टीम थी उसने ये पूरा केस बड़ी अच्छी तरीके से इन्वेस्टिगेट किया और सॉल्व किया।